गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकेंड में शब्द संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने भाषा, वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था और आज इसी क्रम में हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शब्द को पढ़ने से पहले हम इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें आपको स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखा हुआ, अर्थात वर्णों को अलग अलग लिखा हुआ है। इसमें देखिए, र के साथ ए स्वर को मिलाओ तो रे, ल के साथ अ, ल, ग के साथ आ, गा, ड के साथ ई, डी। तो ये पूरा शब्द बनता है रेलगाड़ी। तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ नीचे भी देखिए आप, या, त्रि, गण। तो जब वर्णों को मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है? एक शब्द बनता है। देखिए इसकी परिभाषा को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक, सार्थक मतलब क्या होता है? सही अर्थ। मतलब वर्णों के मेल को तो शब्द कहते हैं, पर वो मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक अर्थात सही अर्थ। जी, जब वर्ण मिल जाए और वर्ण मिलने के बाद एक शब्द बनता है, पर वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक अर्थ वाला, मतलब सही अर्थ देने वाला। जैसे कि अब आप, जैसे हमने बोला रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी बोलते ही आपको समझ में आ गया रेलगाड़ी मतलब क्या होता है। पर उसी जगह पर मैंने वाय, चाय वाय, पानी छानी, अगर मैंने ऐसे शब्द बोले तो चाय वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं है, जो सटीक अर्थ मतलब सार्थक अर्थ नहीं होता है, इसलिए वो शब्द नहीं कहलाता है। पर जहाँ पर वर्णों के मेल के साथ साथ उसका अर्थ भी सार्थक हो, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द के भेद। शब्द, शब्द के भेद में देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला जो है वो आपका है तत्सम शब्द। पहला भेद है तत्सम शब्द। दूसरा हमारा है तद्भव। तीसरा है विदेशज और चौथा है देशज। पहला कौन सा था? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। उसी तरह यहाँ पे देखिए बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और आगे देखिए प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। तो शब्दों के हमने जो भेद देखे वो कितने आधार पर देखे? 3 आधार पर देखे। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर और तीसरा प्रयोग के आधार पर। इनके जो भेद हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। यानी ये जो शब्द होते हैं तत्सम शब्द, वो संस्कृत भाषा के होते हैं, परंतु उनका रूप परिवर्तन नहीं किया जाता। वे जैसे होते हैं वैसे हिंदी में प्रयोग में ले जाते हैं। जैसे अग्नि, चंद्र, इनका रूप परिवर्तन न करके उनका सीधा वैसा ही वैसा प्रयोग किया जाए तो वे कौन सा शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द। उसी प्रकार देखिए तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, अर्थात जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि का तत्सम शब्द क्या है? अग्नि है, तत्सम शब्द है, उसका हमने क्या बनाया? तद्भव आग, मतलब उसका रूप परिवर्तन करके हमने हिंदी में प्रयोग किया तो तद्भव शब्द हो गया। चंद्र का चांद, रात्रि का रात, हस्त का हाथ, घट का घड़ा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ तत्सम शब्द दिए जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए इसको। सांप का
तत्सम सर्व, दही का तत्सम शब्द दधी, घोड़ा का घोटक, कांटा का कंटक, काम का कार्य, नींद का निंद्रा, दिया का दीपक, पहला का प्रथम, गांव का ग्राम, और सत्य का क्या होगा? सच। उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा भेद है वो है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों के से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, लोटा, खटिया। ये जो शब्द है वो कौन से शब्द हैं? देशज शब्द, क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों से बोले जाते हैं और उनका धीरे धीरे प्रचलन हिंदी की भाषा में प्रयोग किया गया, इसलिए वो कौन से शब्द कहलाए? देशज शब्द। विदेशज शब्द, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते, क्योंकि ये दूसरी भाषा से आए हुए हैं, दूसरे देशों की भाषा से आए हुए हैं, इसलिए शब्द क्या हो गए? विदेशज शब्द। जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा आदि। नेक्स्ट आगे देखिए, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द कैसे बनते हैं और उनकी जो बनावट होती है, बनावट के आधार पर भी बोलते हैं इसे, और इसे रचना के आधार पर भी बोलते हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करके देखे भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पेड़, अब पेड़ में से आप इसके टुकड़े कीजिए, पे अलग कर दीजिए और ड अलग कीजिए, तो पे का कोई अर्थ नहीं निकलता और ड का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर ये दोनों साथ में होंगे तो ही इनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। जैसे कवि को भी तोड़ के देखिए, कवि शब्द को भी तोड़ के देखिए, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब अलग हो जाएंगे दोनों शब्द तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। अब आगे देखिए यौगिक शब्द। ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। तो दो शब्दों के योग से बने और इस जो सार्थक अर्थ होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए विद्या प्लस आलय। विद्या एक अलग शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान, और आलय मतलब घर, ज्ञान का घर, या विद्यालय, विद्या का घर, तो क्या शब्द बना? विद्यालय। उसी तरह बनावट के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वह है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात जो शब्द है उसका कोई अर्थ कैसा होगा? विशेष अर्थ होगा, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द। देखिए यहाँ पर नीला और कंठ। कंठ कैसा है? नीला, पर इसका विशेष अर्थ क्या निकला? शिव। तो नीला कंठ किसका होता है? शिव का, इसलिए यहाँ पर विशेष अर्थ क्या हो गया? शिव। तो जहाँ पर दो शब्द का योग तो होगा पर उसका अर्थ कैसा होगा? विशेष, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। आइए यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में अंतर जानें। देखिए यहाँ पर रेल धन गाड़ी, तो क्या बना? रेलगाड़ी। स्पष्ट शब्द है, दो शब्दों के योग से शब्द बना पर उसका अर्थ सेम ही, मतलब समान अर्थ ही निकल रहा है, जैसे लिखा है वैसा ही अर्थ निकल रहा है, जैसे रेल गाड़ी। ठीक है, यहाँ देखिए स्नानाघर, स्नान प्लस घर तो स्नानाघर। ठीक है, स्नान घर। प्रधानमंत्री, नील धन कमल, नीलकमल। देश प्लस भक्ति, देशभक्ति। अब यहाँ पर देखिए योगरूढ़ शब्द। दश धन आनंद। दश मतलब 10, आनंद मतलब सिर। जिसके 10 सिर होते हैं वह दशानन। दशानन किसके लिए प्रयुक्त किया था शब्द? रावण के लिए, अर्थात रावण क्या हो गया इसका? विशेष अर्थ। नीला धन कंठ, नीलकंठ, यानी जिसका नीला कंठ है, नीला कंठ किसका है? शिव का, तो ये भी कोई विशेष अर्थ निकला। त्रिनेत्र शिव, चतुर्भुज विष्णु, लंबा उदर गणेश। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। तीसरा जो भेद है वो कौन सा था? प्रयोग के आधार पर।
और उसमें शब्द के कितने प्रकार थे? 2, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। इनके रूप में जो विकारी शब्द होते हैं उनके रूप में क्या होता है? लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने एक शब्द लिया लड़का, लड़का का लिंग चेंज किया, क्या हुआ? लड़की। वचन चेंज किया, लड़के। इस तरह काल चेंज करेंगे, सब मतलब उन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और विकारी शब्द के भी भेद होते हैं, वे होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कितने प्रकार होते हैं विकारी शब्द के? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। नेक्स्ट दूसरा है अविकारी शब्द। इसके रूप में कभी भी, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, इनके रूप में कभी भी किसी भी परिस्थिति या स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। इन्हें अवयव भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द को अवयव भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में 4 अवयव है। प्रकार अविकारी शब्द कितने प्रकार है? 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। देखिए कोई एक शब्द ले लीजिए अविकारी शब्द, जैसे नीचे शब्द लिया, के नीचे है। उसके बाद क्रिया विशेषण शब्द तेज, तेज शब्द लिया। तेज का आप लिंग, वचन, काल के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करते हो तो उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वे शब्द कौन से हो गए? अविकारी। जिनका रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द, और जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है वह क्या होते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी के बारे में हम आगे के पाठ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।